लास्ट क्लासमध्ये काय झालं होतं आपलं, मोस्ट ऑफ द आय थिंक लास्ट क्लासमध्ये हमने पढ़ा था अलॉय के बारे में कि अलॉय क्या होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इन विच एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज अ मेटल। उसकी ये ना कुछ यूजेस कल की क्लास में रह गई थी, तो मैंने 3 पार्टीशन में उनकी यूजेस आपको बताई है। पहला है अलॉय, ये है आपकी पूरी अलॉय की नाम। आफ्टर दैट दिस इज द कंपोजिशन। इन सम टाइम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अलॉय आता है, देन उनका कंपोजिशन पूछा जाता है कि इस अलॉय का कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन मीन्स जिससे ये अलॉय बनी हुई है। आफ्टर दैट है इम्पोर्टेंस, की इम्पोर्टेंस क्या होगा आपका। फर्स्ट वन अलॉय है आपका ब्रॉन्ज। ओके, ब्रॉन्ज जो है आपका कॉपर और टीन का अलॉय है। ओके, Cu प्लस Sn। इसका मोस्ट ऑफ द यूज आप देखोगे स्टैचूज, मेडल आपको मिलते हैं ना, अभी मिलेगी ट्रॉफी जब आप 12th क्वालिफाई करोगे, टॉप करोगे, तब आपको ट्रॉफीज मिलेगी यहाँ से। वो मेडल एंड स्टैचूज ये सब किससे बनी हुई होती है, ब्रॉन्ज से बनी हुई होती है। आफ्टर दैट कॉपर, कॉपर निकल होता है। कॉपर निकल के नाम से ही हम इनका कंपोजिशन थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, Cu प्लस Ni। इसका मराइन शिप, बोर्ड्स एंड कंडेंसर ट्यूब। कंडेंसर ट्यूब इज अगेन द पार्ट ऑफ सम एपरेटस। बस हमें याद रखना है कि मराइन चिप्स होती है, बोर्ड्स होती है और कंडेंसर ट्यूब होता है, उसमें वो यूज होती है। आफ्टर दैट स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील FeCr प्लस Ni, इसमें फोकस रखना। ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दैट। ओके, FeCr Ni। आफ्टर दैट है इनका एयरक्राफ्ट बॉडी यूटेंसिल्स एंड कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होता है उनमें आपने स्टेनलेस स्टील देखा होगा, उसमें यूज होता है। आफ्टर दैट ये इसका सब यूज होगा। यूज आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जैसी है वैसी ही लिखने हैं, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन मोर। यूज को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, वहां पे 2 या 3 मार्क्स के लिए होती है या कभी कभी 1 मार्क्स के लिए भी आ जाती है। देन निक्रोम है, निक्रोम में देखिए आपके बुक में ही NiCr का एक परसेंटेज दिया गया है, NiCr का एक परसेंटेज दिया गया 80 to 20 होता है। आफ्टर दैट हीटिंग एलिमेंट एंड गैस टर्बाइन इंजिन में ये यूज किया जाता है। आफ्टर दैट है टिटेनियम अलॉय, ये टाइटेनियम बेस अलॉय है आपका। एयरक्राफ्ट फायर प्रूफ, इसमें एग्जॉस्ट स्प्राउट मीन्स कुछ एपरेटस होती है जो खूब हीट होती है, उसके लिए वगैरह ये सब यूज किया जाता है। ओके, ये होते हैं आपके यूजेस, यही सेम यूज आपके बुक में दी गई है। आफ्टर दैट अगेन आई विल गिव यू 1 वीक टू डन दैट रिएक्शन। मैंने कहा था इट इज द पार्ट ऑफ 11 जो आपको आता है। आपको क्या करना है, कंपाउंड जो है KMnO4 एंड K2Cr2 जो आपकी रिएक्शन थी वो आपको लिखनी थी, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिडक्शन हो रहा है, ये सब आपको एनालिसिस करके लाना है। मैं अभी आपको यूजेस ऑफ KMnO4 एंड द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ D ब्लॉक वो पढ़ाती हूँ। क्लियर टू एवरीवन? अगेन आई गिव यू 1 वीक। हम देखेंगे यूजेस। यूजेस जो होती है आपकी KMnO4 की, आपने KMnO4 पढ़ा है, देखा है, अभी आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, है ना, तो आपने देखा ही होगा KMnO4 क्या होता है। KMnO4 का फुल फॉर्म KMnO4। ओके, क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। It is used as an antiseptic. It is used as a antiseptic. Then second one use है आपका unsaturation test. Unsaturation test जो आपकी लैब्स में कंडक्ट होती है, unsaturation test. थर्ड वन है volumetric analysis. Volumetric analysis of reducing agent. Then है fourth one detection of highlight. Last one है, it is used as a powerful oxidizing agent. This is the use of KMnO4. Okay, this is the use of KMnO4. Firstly, it is used as an antiseptic. Antiseptic पता है ना,
एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? जब भी हमें कुछ घाव लगता है कुछ, उसके लिए हम यूज करते हैं। देन अनसैचुरेशन टेस्ट बेटा क्या होती है? व्हाट इज अनसैचुरेशन टेस्ट? You are mostly aware with the lab experiment, that's why I asked. जाने दो। अनसैचुरेशन, सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? ओके, अनसैचुरेशन टेस्ट मीन्स आपके पास अगर कोई कंपाउंड एनालिसिस के लिए दिया गया है तो हम उसमें चेक करते हैं डबल बॉन्ड है नहीं है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। फॉर दैट केमिनोफोर यूज इन दिस द सॉल्यूशन चेंज कलर, वहां पे ना एक कलर चेंज दिखाया जाता है, उसमें से हम एनालाइज करते हैं कि वो कंपाउंड पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, उसको कहते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट। देन थर्ड वन है द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अगेन वन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ओके, ये भी लैब्स में की जाती है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है और फिर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज की जाएगी। आफ्टर दैट डिटेक्शन ऑफ हाईलाइट। बेटा हाईलाइट क्या होती है? Done. Okay. Detection of highlighting, qualitative analysis, qualitative and quantitative analysis होता है। qualitative analysis होता है, quantitative analysis होता है। उसका आपको डिफरेंस पता ही होगा। तो अगर हम qualitative analysis कर रहे हैं हाईलाइट का, उसमें भी ये यूज होता है। Then it is used as a oxidizing agent. Again, what is oxidizing agent? That's called the oxidizing agent. जो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। जब भी एजेंट वर्ड आता है, ओके, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंटली यूज करना है। वो ना स्पेसिफिक अनदर स्पीसीज के लिए काम करने वाला होता है, इसलिए वो एजेंट ये वर्ड आता है। ओके, देन दिस इज द यूज ऑफ ए केमिनोफोर। ओके, आफ्टर दैट हम देखेंगे कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी मुझे कौन बताएगा डी ब्लॉक एलिमेंट में कितनी सीरीज होती है? हाउ मच सीरीज? 3D, 4D, 5D and 6D. There is a 4 series. Okay. Learn 3D, 4D, 5D, 6D series. Learn D block, F block with electronic configuration. Otherwise, आपको CET का एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं and I am not responsible for that. Okay. चलो, तो हम ना कलेक्टिवली जो आपका पूरा डी ब्लॉक है ना, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। ओके, क्या होती है कॉमन प्रॉपर्टी? हम उसमें देखेंगे अभी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और एक केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम डी ब्लॉक के लिए प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बोथ प्रॉपर्टी जो होती है ना आपकी, उसमें आपका कुछ डिफरेंस होता है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट वन है ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट जो होती है आपकी लस्टरियस होती है एंड शाइनिंग lustrous and shiny. After that है they have hard and वो हार्ड होगी एंड हाई डेंसिटी शो करेगी। हाई डेंसिटी शो करेगी। आफ्टर दैट है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड electricity. They show high strength. They show high strength and variability. After that it can form alloy. Again it form alloy with transition and non-transition element. Many metal and their compound are paramagnetic in nature.
पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर होना मीन्स क्या होता है? And most of the element act as a catalyst. आफ्टर दैट मैं आपको ये समझा देती हूँ कि जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, हम कलेक्टिवली फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, पूरी कंसीडर करेंगे अभी। अगेन फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं तो पहला है लस्टरियस एंड शाइनिंग अपीयरेंस। जितनी भी आपकी डी ब्लॉक की एलिमेंट होगी वो आपको लस्टरियस एंड शाइनी नेचर दिखाएगी। आफ्टर दैट इट इज हार्ड, वो हार्ड होती है नेचर में एंड उनकी डेंसिटी भी हाई होगी। Then all D block element are considered as a metal, and after that they show the good conductor and heat and electricity. They act as a good conductor for heat and electricity. These all are the physical property of element. After that, high strength and malleability. उनकी strength क्या होती है? High strength means कितना भी आप उस पर प्रेशर लगाओ वो सह पाते हैं। ओके, प्रेशर सह पाते हैं। हाई स्ट्रेंथ एंड मेलिएबिलिटी, ऑब्वियसली मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अगेन मेटल, यू नो दैट। आफ्टर दैट इट फ्रॉम अलॉय, हमने कल ही पढ़ा है कि जितनी भी ट्रांजिशन मेटल होती है वो क्या बनाती है? अलॉय बनाती है। किसके साथ? एक तो ट्रांजिशन मेटल हो सकती है और नॉन ट्रांजिशन मेटल भी हो सकते हैं, जैसे आयरन के साथ कार्बन था। ओके, और कुछ अलॉय ऐसे देखे हमने जिनके साथ ट्रांजिशन, दोनों भी उनकी क्या थी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स थी। देन इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जितनी भी आप डी ब्लॉक के एलिमेंट देखोगे मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आपको पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाती है। पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाने पीछे रीजन क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखेगी आपको? उनके डी ऑर्बिटल्स में दिखेगी। आफ्टर दैट दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट। जस्ट हमने कल देखा है कि जितनी भी आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट होती है दे एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। अगेन इज कॉल्ड एज ए गुड कैटलिस्ट। आफ्टर दैट हम ना केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ये कैसी थी? आपकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी थी डी ब्लॉक के लिए। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Electropositive. They are electropositive. After that है they exhibit variable oxidation state, valencies and colored salt. Variable oxidation state, valency and color salt. Okay, after that है they are act as a good reducing agent. Good reducing agent. Then fourth one, they form insoluble oxide and hydroxide. Insoluble oxide and hydroxide. See, show the biological importance. And most of the metal act as a effective catalyst. कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी फिजिकल में भी आएगी एंड केमिकल में भी आएगी। ओके, आगे ये दोनों प्रॉपर्टी आपको फिजिकल में भी लिखनी पड़ेगी और केमिकल में भी लिखनी पड़ेगी। ओके, देन केमिकल प्रॉपर्टी में व्हाट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होना मीन्स क्या होता है? हम कहते हैं मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन्स वो क्या करते हैं? दे इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन। वो क्या करते हैं? दे इजीली लॉस
इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो आपकी डी ब्लॉक की एलिमेंट होती है ना, उनको भी क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। आफ्टर दैट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने देखा है कि 3D सीरीज की जितनी भी एलिमेंट होती है स्कैंडियम टू जिंक, they show variable oxidation state. After that valencies and they form colored salt. वैलेंसी क्या होती है एलिमेंट की, जो हमारे लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वी कॉल्ड एज ए वैलेंसी। आफ्टर दैट द कलर सॉल्ट। हमने देखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना कलर दिखाती है ड्यू टू द डी ट्रांजिशन, ओके। और वो क्या फॉर्मेशन करती है, कलर कॉम्प्लेक्स एंड कलर सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है। आफ्टर दैट अगेन इट इज एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जितनी भी आपकी डी ब्लॉक की एलिमेंट होगी वो केमिकल रिएक्शंस में कैसे एक्ट होगी, दे एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स वो दूसरी स्पीसीज का क्या करती है, रिडक्शन करती है, और उसका क्या होगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। आफ्टर दैट दे फॉर्म इनसोल्यूबल, वो ऑक्साइड फॉर्मेशन करती है एंड हाइड्रोक्साइड भी फॉर्मेशन करती है। हमने देखी है ये केमिकल प्रॉपर्टी। आपकी जितनी भी डी ब्लॉक की एलिमेंट होगी वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी करेगी एंड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगी, बट दे बोथ आर इनसोल्यूबल नेचर के होते हैं आपके। देन FeCO, Cu, Me, ये सब जो एलिमेंट होती है ना, इनका एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मीन्स आपने देखा होगा क्लोरोफिल हो गया आपका, ओके। क्लोरोफिल में कुछ एलिमेंट होती है बट यहाँ की नहीं। ये कहाँ पे होती है, जिंक भी होता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में। ये सारी आपको जैसे Fe, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है ना हमारे। सो दिस ऑल शो द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। एंड अगेन द लास्ट वन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स, दे एक्ट एज ए इफेक्टिव कैटलिस्ट, जो हम कल ही पढ़ चुके हैं। दे एक्ट एज ए इफेक्टिव कैटलिस्ट, ओके। तो डिफरेंस क्या था सीरीज में, अगर हम डिफरेंस देखेंगे ना 3D एंड 4D का, जो आपकी 3D सीरीज थी वहां की मोस्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बताओ। मोस्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी आपकी, +7, ओके। अगर आप ना 4D एंड 5D ये दो सीरीज देखते हो ना, इनमें आपको मोस्ट हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है ना वो होती है +8, वो होती है आपकी +8। आपको पता है कि पहली सीरीज भी कंपाउंड बनाती है, ये दोनों सीरीज भी कंपाउंड बनाती है, ओके। सो इनके जितने भी कंपाउंड दिखेंगे उनकी मोस्ट ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +7, बट इस सीरीज की, ये दोनों सीरीज की क्या होती है आपकी +8 होती है। इसका एक एग्जांपल में कंपैरिजनली आपको समझा के बताती हूँ। ये एग्जांपल किसका दिया है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं जो आपका ये है, ये होते हैं मोर स्टेबल देन, ये मोर स्टेबल होते हैं किससे, देन क्रोमियम एंड Mn, मैग्नीज। वहां पे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन कर रही हूँ, ओके। बताने का इतना ही मीनिंग है कि आपकी जो 4D सीरीज की एलिमेंट होगी ना, जितनी भी 4D सीरीज के कंपाउंड होंगे वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं स्टेबल, ओके, एज कंपेयर टू 3D की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपकी +7 और 4D की देखोगे आप होती है आपकी +8। ये है आपके 4D के एलिमेंट, 3D के नहीं है ये, ओके। 4D के एलिमेंट है, अगर आपको सीरीज याद आती होगी तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो दे आर, ये जो कंपाउंड होते हैं +8 में स्टेबल होते हैं। तो हम कहेंगे ये दोनों कंपाउंड इज द मोर स्टेबल देन दिस वन। क्लियर, ये एक डिफरेंस है उस सीरीज का जो हमने अभी तक पढ़ी है ना 3D, दिस वन ओनली वन डिफरेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम कुछ नॉर्मल पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक मूव और मेन। फर्स्ट वन इज
metals are generally found in earth crust. After that, वो कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं मेटल? अर्थ क्रस्ट से कैसे निकाले जाते हैं? थ्रू माइनिंग। थ्रू माइनिंग हमने कहा है और हमें पता भी है, मेटल हमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में और वो माइनिंग थ्रू निकाले जाते हैं वहां से। ओके, माइनिंग थ्रू निकाले जाते हैं। बट हम क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होती है, मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होती है ना, वो कंपाउंड फॉर्म में, कंपाउंड और कंबाइंड फॉर्म में होगी। आपकी जो माइनिंग से निकाली जाती है वो आपकी कंपाउंड और कंबाइंड फॉर्म में दिखेगी। क्यों? थ्री स्टेट में नहीं दिखती है। जैसे आपके ऑक्साइड हो गए, सल्फाइड्स हो गए, कार्बोनेट हो गए, इनमें एक एक मेटल छुपा होता है। मेटल की ऑक्साइड होती है, सल्फर से सल्फाइड बनते हैं। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO। ओके, तो उसमें कौन सा मेटल है? Ca है ना? ओके, कैल्शियम है। तो इनमें क्या होती है? मेटल्स होती है, बट दे आर इन अ कंबाइंड स्टेट। यहाँ पे क्या है, वो कंबाइंड स्टेट में है। आफ्टर दैट हमें ये ना सेपरेट करनी पड़ती है, हमें ये ना मेटल सेपरेट करनी पड़ती है ना, उसे कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम क्या करते हैं, उसके ओर से मेटल को सेपरेट करते हैं। ओके, उसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहा जाता है। उसका लेस रिएक्टिव मेटल होती है, लाइक दिस इज अ लेस रिएक्टिव मेटल एंड दे ऑकर इन अ फ्री स्टेट। आपको ये ऑलवेज फ्री स्टेट में दिखेंगी, नोट करके रखो। ये तीन, सिल्वर, गोल्डन एंड प्लेटिनम, ऑलवेज ऑकर इन अ फ्री स्टेट। ओके, आफ्टर दैट जितनी भी आपकी मेटल होगी वो आपको कंपाउंड स्टेट और कंबाइंड स्टेट्स में नजर आएगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मिनरल क्या होते हैं और ओर्स क्या होती है। मिनरल क्या होते हैं एंड ओर्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो होती है, इट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो जितनी भी आपकी मिनरल होती है, नेचुरली ऑक्यूरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, वो आपको हमेशा अर्थ क्रस्ट में मिलेगी, विच इज कॉल्ड एज ए मिनरल। तो मिनरल क्या होती है? नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। Naturally occurring inorganic substance found in earth's crust. Okay. Start from the minerals. Okay. इससे पहले मैं कुछ बात करके आपको एक रिकॉल करा दूंगी कि हमने क्या स्टार्ट किया। हमने स्टार्ट किया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, सिंपल लैंग्वेज में कहना है, अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो ओर्स होते हैं उनसे मेटल जो होती है सेपरेट की जाती है, वो प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमने कहा है कि हमें मेटल कहाँ पे मिलती है? मोस्ट ऑफ द मेटल आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड दे आर एज ए कंपाउंड फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी। आफ्टर दैट उनका ये एग्जांपल है ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। आफ्टर दैट कुछ ऐसे एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव होती है, फ्री स्टेट में होती है। वो कैसी होती है? लेस रिएक्टिव होती है, फ्री स्टेट में होती है। उनका कॉमन एग्जाम्पल है आपका सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये कैसी रहेगी आपकी? ऑलवेज लेस रिएक्टिव एंड फ्री स्टेट। अब हम देख रहे हैं मिनरल्स क्या होती है। मिनरल्स क्या होती है? ओके, तो आपने सुना होगा बहुत बार मिनरल्स मिनरल्स मिनरल्स। ओके, मिनरल्स क्या होती है? इट इज ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये आपकी होती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। चलो आप अभी मुझे बताओ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होने का मीनिंग क्या होता है?
जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, उसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये आपकी मिनरल्स क्या होती है बेटा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है। और हमें कहाँ पे मिलती है अगेन, इट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। वो कहाँ पे मिलेगी आपको, अर्थ क्रस्ट में ही मिलेगी, विच इज कॉल्ड एज ए मिनरल। अगर मुझे मिनरल के बारे में बोलना है, इट इज अ naturally occurring inorganic substance generally found in earth crust which is called as a mineral। हम उसे क्या कहेंगे, मिनरल। मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं, ऑक्साइड एंड सिलिकेट्स, ये आपकी क्या होती है, मिनरल। मिनरल सबको क्लियर हो गया। अभी मैं आपको ओर्स बताऊंगी कि ओर्स क्या होते हैं। ओर जो होती है ना, इट इज अगेन इन द मिनरल। और भी आपकी क्या होती है, मिनरल होती है। मिनरल कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ मेटल विच इज कॉल्ड एज ए ओर। जो आपके ओर्स होते हैं ना, उनमें होता है अ मिनरल कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ मेटल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो ओर में क्या होता है, मिनरल कंटेनिंग, और क्या होते हैं, मिनरल कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ ओर, हाई परसेंटेज of metal from which metal are extracted, from which metal are extracted। और क्या होती है, और इज अगेन द मिनरल। और क्या होती है, मिनरल ही होती है, बट उनमें क्या ज्यादा होता है, इट इज कंटेन द हाई परसेंटेज ऑफ मेटल फ्रॉम विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड। मीन्स हम ओर में से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जितनी भी ओर्स होगी उनमें कुछ ना कुछ मेटल की परसेंटेज जो होती है ना, हाई होती है। तो हम उस ओर में से किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं या किसको सेपरेट करते हैं, उस स्पेसिफिक मेटल को सेपरेट करते हैं। ओके, क्लियर, मिनरल क्लियर हो गई सबको। मिनरल इज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इनटू द अर्थ क्रस्ट। ओके, एंड ओर क्या होते हैं, ओर इज अगेन मिनरल बट इट हैविंग ए हाई परसेंटेज ऑफ मेटल। ओर में क्या मिलेगी आपको, ऑलवेज हाई परसेंटेज ऑफ मेटल मिलेगी। मेटलर्जी पढ़ेंगे कि मेटलर्जी क्या होती है। मेटलर्जी की 3 टाइप होती है। मेटलर्जी मीन्स जो सेपरेशन करते हैं ना हम ओर से मेटल का, उसको कहते हैं मेटलर्जी। Commercial separation of metal from its ore, okay, which is called as a metallurgy। मेटलर्जी में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ commercial separation of metal from its ore, commercial separation of metal from its ore, this process is called as a metallurgy। okay, अभी हमने ना स्टार्ट किया है मेटलर्जी की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मेटलर्जी क्या होती है, इट इज द प्रोसेस फ्रॉम विच क्या सेपरेशन होता है, उसमें मेटल का सेपरेशन होता है। कहाँ से, फ्रॉम इट्स ओर। ओर से हम क्या करते हैं, मेटल्स को सेपरेट करते हैं। जो कमर्शियल प्रोसेस होती है उन्हें कहा जाता है मेटलर्जी। ओके, आफ्टर दैट मेटलर्जी की प्रोसेस जो है वो 3 टाइप की होती है। अगर हम सेपरेशन कर रहे हैं, ओर से मेटल का सेपरेशन कर रहे हैं, इसके ना 3 प्रोसेस होती है, 3 टाइप है। एक होता है हाई टेम्परेचर पे, दूसरा होता है वाटर बेस, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिक बेस। मीन्स हाई टेम्परेचर, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये यूज करके जब हम ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनके ये 3 पार्ट बनाए गए हैं। क्लियर, अभी हम कहेंगे मेटलर्जी के 3 पार्ट करेंगे हम। First one is a pyrometallurgy, second one is a hydrometallurgy, and last one is a electrometallurgy। Okay, फर्स्ट वन क्या होगी आपकी, पायरोमेटलर्जी।
ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। देन सेकंड वन है आपकी हाइड्रोमेटल। ओके, देन थर्ड वन है आपकी इलेक्ट्रोमेटल। दिस इज द थ्री टाइप ऑफ मेटलर्जी। मीन्स हम कहेंगे कि मेटलर्जी में हम क्या कर रहे हैं कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, और से एक्सट्रैक्शन हो रहा है मेटल का। उसके ये तीन टाइप होते हैं। एक पहला वन है पायरोमेटलर्जी होता है, दूसरा है हाइड्रोमेटलर्जी है, एंड देन थर्ड वन है आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ये जो पायरोमेटलर्जी होता है ना, हम यहाँ पे यूज करते हैं हाई टेम्परेचर फॉर सेपरेशन। ओके, पायरोमेटलर्जी में होता है हाई टेम्परेचर यूज होता है फॉर सेपरेशन। हाइड्रोमेटलर्जी में हम यूज करते हैं इट टोटली वाटर बेस्ड होता है आपका। देन इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। देन हम वन प्रोसेस अभी डिटेली देखेंगे कि क्या क्या होता है। ये जो आपके पायरोमेटलर्जी की प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है ओर इज रिड्यूस टू मेटल। ओर का रिडक्शन कहाँ से होगा? ओर इज रिड्यूस टू मेटल एट ए हाई टेम्परेचर पे। ओर इज रिड्यूस टू मेटल एट ए हाई टेम्परेचर। ओर इज reduced to metal at high temperature. यहाँ पे यूजिंग होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। Using reducing agent like carbon, hydrogen and aluminum. Carbon, hydrogen and aluminum. पायरोमेटलर्जी में हम क्या यूज करते हैं? पायरोमेटलर्जी में क्या यूज होता है? हाई टेम्परेचर यूज होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ओर इज रिड्यूस टू मेटल। ओर का रिडक्शन कैसे होगा? ओर इज रिड्यूस टू मेटल बट एट ए हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे अगर होता है तो वो पायरोमेटलर्जी की प्रोसेस होती है। और यहाँ पे ये रिडक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज की जाती है, जिससे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया। क्लियर? हाइड्रो मेटलर्जी। ओके, हाइड्रोलिक के दिया है कि हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे भी क्या होगा? अभी और से एक्सट्रैक्शन होगा मेटल का। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम aqueous solution. Extraction of metal from aqueous solution of their salts. Aqueous solution of their salt. अभी इसका ना मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख के लाया है, देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। आफ्टर दैट हम देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे आपका ये CuSO4 जो होता है इन एक्वियस कंडीशन में, यहाँ से ना Cu का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ओके, हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस चलेगी, आपके एक्सट्रैक्शन होगा और से मेटल का, बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे?
एक्वस सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट, अगेन यूजिंग क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। आपको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लगाया, CuSO4 ये एक्वस सोल्यूशन है। ओके, इस एक्वस सोल्यूशन में हम इस Cu का एक्सट्रैक्शन करेंगे। ओके, इस एक्वस सोल्यूशन में हम किसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, Cu मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। बट Cu मेटल का एक्सट्रैक्शन कहाँ से हुआ है, उनके उसी सॉल्ट के एक्वस सोल्यूशन से हुआ, वो सॉल्ट है एक्वस सोल्यूशन से हुआ है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी की प्रोसेस होते हैं। अगेन यहाँ पे यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज होते हैं। देन लास्ट वन है आपकी इलेक्ट्रोमेटलर्जी, थर्ड वन। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, जो आपकी इलेक्ट्रोमेटलर्जी है, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पता है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, रिडक्शन ऑफ फ्यूज मेटेलिक कंपाउंड। जहाँ पे रिडक्शन होगा आपके फ्यूज मेटेलिक कंपाउंड का। मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, metal is extracted by electrolysis. Metal is extracted by electrolysis reduction. Electrolysis reduction of fused metallic compound, of fused metallic कंपाउंड। उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपका हो गया AgCl MgCl2, इट इज अ फ्यूज कंपाउंड, ये आपके फ्यूज कंपाउंड होते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या यूज होगा, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस यूज होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस क्या होती है आपको पता है, एक कंटेनर होता है जिसमें एनोड कैथोड को बैटरी थ्रू कनेक्ट किया जाता है। ओके, एंड वहाँ पे आपके कंटेनर में सॉल्यूशन होता है, उसका डिसोसिएशन होता है, एनोड और कैथोड पे आपको आयंस कलेक्ट होते हुए दिखती है। सो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में मेटल एक्सट्रैक्ट होगा, अगेन मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा, बट बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। यहाँ पे होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ फ्यूज मेटेलिक कंपाउंड। अभी फ्यूज मेटेलिक कंपाउंड मीन्स इस टाइप की, जो आपकी ये फ्यूज मेटेलिक कंपाउंड होती है, इनका रिडक्शन होता है। क्लियर।